वालेकुम। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 के बारे में। इस वीडियो में हम एफबीआर एक्ट को पढ़ेंगे और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। तो सेक्शन 1 शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सब सेक्शन 1 में है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। Subsection 2, it extends to the whole of Pakistan. And subsection 3, this section will come into force at once. And the remaining provisions shall come into force on such date as the federal government may, by notification in the official gazette, appoint. And different dates may be appointed for different provisions. तो सेक्शन 1 में शोर्ट टाइटल यही है कि एफबीआर का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 है, ये इसका टाइटल है। एक्सटेंट ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है और कमेंसमेंट ये एक्ट फौरी नाफिज किया गया था, ये जुलाई 2007 में। इसके बाद इसमें ये भी सब सेक्शन 3 में ये भी क्लियरली स्टेटेड है कि एफबीआर एक्ट में कोई भी और प्रोविज़न फेडरल गवर्नमेंट उसके बाद डिसाइड कर सकती है और उसमें ऐड कर सकती है। डेफिनेशंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे सब सेक्शन 2 में। इसमें बोर्ड का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1924 से लेके 2007 तक। 2007 के बाद जब भी बोर्ड का जिक्र आए तो हम समझ जाते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कह रहे हैं, जबकि 1924 से लेके 2007 तक जून 2007 तक बोर्ड का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। Central Board of Revenue means the Central Board of Revenue established under the Central Board of Revenue Act 1924. आपको ये आइडिया हो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कौन से एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया। डेफिनेशंस में एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, चेयरमैन। Chairman means the chairman of the board appointed by the federal government and shall include acting chairman for the time being. चेयरमैन को फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है और कोई एक्टिंग चेयरमैन भी हो तो उसको भी हम चेयरमैन ही कहेंगे। फिस्कल लॉज का मतलब है टैक्स रिलेटेड लॉज। डेफिनेशन में क्लियरली स्टेटेड है कि मीन्स अ जनरल रेफरेंस टू द लॉज रिलेटिंग टू टैक्स मैटर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द कस्टम्स एक्ट 1969, 4 of 1969, Sales Tax Act 1990, Income Tax Ordinance 2001, Federal Excise Act 2005, and any other law imposing any tax. अब इसमें क्लियरली स्टेटेड है कि कौन कौन से लॉज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखेगा। कस्टम्स एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 और कोई भी अदर लॉ जो कोई भी टैक्स इम्पोज कर रहा हो। अब उसमें फेडरल गवर्नमेंट कोई और लॉ इसमें ऐड कर सकती है, लेकिन करंटली एफबीआर यही 4 टैक्सेस देख रहा है। जो एफबीआर के 2 विंग्स हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एफईडी, वो फॉल करते हैं इनलैंड रेवेन्यू ग्रुप में और कस्टम्स एक्ट प्रटेन करता है कस्टम्स से। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्स टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और फेडरल एक्साइज। Member means any person appointed as a member of the board. Person includes the natural person, entity, any company or association of persons, association or body of persons, whether incorporated or not. अब एफबीआर की नज़रों में पर्सन कौन है? ये कोई नेचुरल बंदा भी हो सकता है, लेकिन एक आम बंदा होने के साथ साथ ये एक एंटिटी भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकता है और कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस एओपी भी हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे। अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सब सेक्शन ये सेक्शन 3 के ही अंडर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कायम किया गया है। लेट्स सी सब सेक्शन 1।
इसके तहत there is hereby established a board to be called the Federal Board of Revenue, which shall consist of not less than 7 members to be appointed by the federal government. सेक्शन 3 एफबीआर एक्ट के सब सेक्शन 1 के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कायम कर दिया गया है और इसमें यह शर्त रखी गई है कि उसमें कम से कम बोर्ड में 7 मेंबर्स होंगे। एफबीआर की साइट के मुताबिक करंटली 11 मेंबर्स पोस्टेड हैं। उसमें मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, उसमें मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस हैं। इसी तरह कस्टम्स पॉलिसी है, मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस हैं, मेंबर एडमिन एंड एचआर हैं, मेंबर लीगल हैं, मेंबर फैसिलिटेशन एंड टैक्स पेयर्स एजुकेशन, मेंबर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेंबर अकाउंटिंग एंड ऑडिट, मेंबर लीगल एंड अकाउंटिंग कस्टम्स और मेंबर रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन। ये 11 मेंबर्स अभी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। यानी minimum number of members is 11 and it can be increased as well. Subsection 2 of section 3 says that the board shall exercise all the powers and functions as were exercisable by the Central Board of Revenue under the Central Board of Revenue Act 1924 and all other powers and functions conferred on it under section 4. अब subsection 2 में ये बात हो रही है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास वो सारे पावर्स हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास थे और आगे अगले सेक्शन में जितने भी उनको फंक्शंस दिए गए हैं वो भी एफबीआर इस एक्ट के तहत वो सारे पावर्स एक्सरसाइज कर सकेगी। Subsection 3. The federal government may appoint the chairman on such terms and conditions as it may determine. चेयरमैन को फेडरल गवर्नमेंट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक ही अपॉइंट। द चेयरमैन may designate any member who shall act as an acting chairman in his absence. तो एक्टिंग चेयरमैन जो भी होगा, जब चेयरमैन अवेलेबल नहीं होंगे तो एक्टिंग चेयरमैन को जो करंट चेयरमैन होगा उस टाइम का वही अपॉइंट करेगा। Subsection 5 में the chairman shall appoint the secretary of the board who shall act under his direction and shall deal with all matters connected with the meetings of the board. तो जो सेक्रेटरी होगा बोर्ड का उसको भी चेयरमैन ही अपॉइंट करेंगे। Subsection 6 में है In case the appointment of the chairman is delayed for any reason, the federal government may appoint or designate most senior member as acting chairman. तो इन 3 पॉइंट्स में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस एफपीएससी बना सकता है और आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल एक्टिंग चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है एक्टिंग चेयरमैन को, या सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड उसको कौन अपॉइंट करता है, और तीसरा ये है कि जब अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन कोई परमानेंट चेयरमैन ना हो और परमानेंट चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में डिले हो तो किसको चेयरमैन एफबीआर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जहन में रखने होंगे। सबसेक्शन 7 की तरफ आते हैं। द बोर्ड शेल मीट एट लीस्ट वंस इन 2 months, but a special meeting of the board may be convened by the chairman at any time or on the request of any member. तो बोर्ड की जो मीटिंग्स होती हैं वो हर 2 महीनों के बाद होती हैं, लेकिन कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस हो तो बोर्ड क्या कोई स्पेशल मीटिंग भी हो सकता है जो चेयरमैन भी बुला सकता है या कोई भी मेंबर की रिक्वेस्ट पे ये मीटिंग हो सकती है। तो हर 2 महीने बाद बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं। सबसेक्शन 8 the board may constitute one or more committees to consist of members that are appointed by the board and they shall perform such functions as are entrusted to them by the board. कोई भी कमिटी अगर बनती है तो उसमें बोर्ड के मेंबर्स होंगे और उनको वही टास्क जो बोर्ड असाइन करेगी वो उनको कैरी आउट करेंगे।
The federal government may delegate any of its powers under this act to the chairman on such terms and conditions as the federal government may determine. इस सेक्शन के अंडर जितने भी पावर्स हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट चेयरमैन को डेलीगेट कर सकती है और चेयरमैन उनको एक्सरसाइज कर पावर्स और एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। अब एफबीआर के पास जितने पावर्स और फंक्शंस हैं वो सेक्शन 4 में डिस्क्राइब्ड है। इसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, आप पढ़ लें, ये बहुत ही सिंपल वर्डिंग में है एंड आपके लिए ये समझना आसान होगा। सेक्शन 5 भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए के हवाले से है। इसमें यही है कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जो एफबीआर की है वो इम्प्लीमेंट होगी और एफबीआर के पास ये पावर है कि वो आइडेंटिफाई करे, क्रिएट करे, पोस्ट्स इंक्रीज या डिक्रीज करे। सी में क्वालिफिकेशंस एफबीआर ही डिसाइड करेगी कि कौन से पोस्ट में पे किस क्वालिफिकेशन के बंदे को पोस्ट होना चाहिए। और डी में एफबीआर के पास ये पावर है कि वो ट्रांसपेरेंट वैल्यूएशन करे कि एक ऑफिसर उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। फिर एफ में ये है कि एफबीआर किसी भी ऑफिसर को या ऑफिशियल को किसी भी पोस्ट के ख़िलाफ़ पोस्ट कर सकता है। और जी में यही है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी एफबीआर का जो ऑफिशियल है ऑफिसर है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिसी बोर्ड। The federal government may establish a policy board to provide guidance in matters relating to vision, mission, and values of board, and to provide policy guidance in framing fiscal policy and in achieving goals and targets. तो जो policy board है वो section 6 के अंडर establish होती है, create होती है। अब policy board में कौन कौन होते हैं? मिनिस्टर फॉर फाइनेंस चेयर करते हैं पॉलिसी बोर्ड को, जबकि मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन, ये जितने भी मेंशन्ड हैं ये सारे मेंबर्स होंगे। चेयरमैन एफबीआर भी इसमें एक एज अ मेंबर काम करेगा। तो पॉलिसी बोर्ड का जो चेयरमैन है वो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लें, द चेयरमैन ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शेल एक्ट एज सेक्रेटरी फॉर द पॉलिसी बोर्ड। अब जो चेयरमैन होगा पॉलिसी बोर्ड का वो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस होगा, जबकि सेक्रेटरी पॉलिसी बोर्ड का चेयरमैन एफबीआर होता है। द पॉलिसी बोर्ड शिल होल्ड अ मीटिंग एट लीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के जितने भी क्वार्टर्स होंगे, 4 जो क्वार्टर्स होते हैं उसमें एक मीटिंग पॉलिसी बोर्ड की ज़रूर होती है। सेक्शन 7 की तरफ आते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरमैन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसेक्शन 1 में कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी एक्शन डन और टेकन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फिस्कल लॉज or due to any act of maladministration, corruption, and misbehavior by any officer or employee of the board, or any unnecessary delay or hardship caused due to any administrative process, may prefer representation to the chairman for redressal of his grievance। अगर किसी भी टैक्स पेयर को या किसी भी इंडिविजुअल को एफबीआर के किसी भी फिस्कल लॉ से या किसी भी प्रोसेस से कोई भी इशू हो तो वो चेयरमैन को अपने इशू को सॉल्व करने के लिए कंसल्ट कर सकता है। और सबसेक्शन 2 में इसी इशू को सॉल्व करने के लिए एफबीआर चेयरमैन अपना पावर्स डेलीगेट करता है। पॉइंट 8, डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस एंड पावर्स बाय द बोर्ड। अब बोर्ड क्या कर सकता है? द बोर्ड में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस it deems necessary delegate any of its functions and powers to any government agency, chairman, or any member or employee duly appointed under this act। सेक्शन 8 के तहत एफबीआर अपने पावर्स किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को या एफबीआर के चेयरमैन को या एफबीआर के एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट कर सकता है। 9 सेक्शन 9 डील करता है वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स से कि नो एक्ट, प्रोसीडिंग, decision or order of the board or a competent or a committee of the board shall be invalid by reason only of the existence of a vacancy and or any
defect in the constitution of the board or any committee. अच्छा, इसमें यह है कि वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगर कोई भी मेंबर या कोई भी पॉलिसी बोर्ड में कमेटी में कोई भी मेंबर अगर नहीं होता तो वो प्रोसीडिंग्स यानी वैलिड रहेंगी। इस बात पे कोई भी प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगा कि कोई पॉलिसी मेंबर नहीं था या कोई और इशू डायरेक्शंस फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। अब इस सेक्शन के अंडर फेडरल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना के एफबीआर को दे सकती है एंड एफबीआर बाउंड है कि गवर्नमेंट की उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। अब फॉर एग्जांपल कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाते हैं जो एफबीआर जिनको फॉलो करता है या इम्प्लीमेंट करता है तो वो इसी सेक्शन के अंडर सेक्शन 11 बजट एंड अकाउंट्स ऑफ द बोर्ड। सब सेक्शन 1 में यही है कि एफबीआर अपने हर फाइनेंशियल ईयर के लिए पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स के लिए अपना एस्टिमेट बना के फाइनेंस डिवीजन को प्रोसेस के लिए सबमिट कर देगा। फिर सब सेक्शन 2 में यही है कि once the budget has been approved, the board shall have the full powers to incur expenditure or reappropriate funds, subject to any general or specific instructions. अब सेक्शन 1 में यही था कि इनिशियली एफबीआर अपने एस्टिमेट्स बना के फाइनेंस डिवीजन को दे देगा। उसके बाद जब अप्रूव हो जाते हैं तो एफबीआर के पास वो फुल पावर्स हैं कि वो एक्सपेंडिचर्स और अपने रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर दे। अच्छा, जब फंड्स मिल जाएं तो इसके बाद द बोर्ड शिल मेंटेन इट्स अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड सच अकाउंट्स शिल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब आपको आइडिया हो कि एफबीआर के जितने भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं उनका जो ऑडिट है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करते हैं। और सबसेक्शन 4 में है द बोर्ड शिल प्रोवाइड एन एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट। फिर जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उनका एक एनुअल रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को हर साल सबमिट किया जाता है। तो वो तो एनुअल रिपोर्ट था फाइनेंशियल जितने भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं। अब सेक्शन 12 में है द बोर्ड शिल प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज एंड प्रेजेंट इट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द बोर्ड शिल ले इट बिफोर द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंशियल हर साल बोर्ड जो अपना एनुअल रिपोर्ट बनाता है उसको किसको पेश करता है। सो ये प्राइम मिनिस्टर और नेशनल बोर्ड और नेशनल असेंबली और सेनेट को पेश किया जाता है। सेक्शन 13 में इंडेमनिटी है। नो प्रोसिक्यूशन सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स shall lie against the board, the chairman, members, officers, or other employees for anything done in good faith for carrying out the purpose of this act, rules or regulations, or orders made or issued thereunder. इस सेक्शन के अंडर एफबीआर एक्ट में अगर कोई भी ऑफिसर एफबीआर का रेवेन्यू जनरेशन के लिए कोई भी एक्ट करता है तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सेक्शन 14 में है पावर टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटा बैंक। अब हमेशा आप सुनते आते हैं कि एफबीआर ने यह मालूमात हासिल कर ली, वो मालूमात हासिल कर ली। तो एफबीआर जो बैंकिंग और दूसरे चैनल से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो सेक्शन 14 के अंडर ही है। सब सेक्शन 1 में है द बोर्ड शिल क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटा बैंक containing information from third parties necessary to perform the objects and purposes of this act। अब इस एक्ट के जितने भी फंक्शंस और पर्पसेस जितने भी हैं उनको कैरी आउट करने के लिए एफबीआर थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 के अंडर such data shall be used for increasing the taxpayer's base and to ensure accuracy of information submitted by existing taxpayers and for the financial analysis leading to proper economic assessments, audit, detection of tax evasion, and policy decisions as may be necessary. The data shall be used further to evaluate the performance of the employees.
तो ये जो थर्ड पार्टी डेटा एफबीआर के पास आता है, एफबीआर इसको यूज़ करके अपना टैक्स बेस बढ़ा सकता है। और अभी जो सेल्फ असेसमेंट सिस्टम है एफबीआर का, लोग अपनी इनकम खुद ही बता के उस पे टैक्स जितना बनता है उसको खुद ही सबमिट कराते हैं। तो थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको टैली किया जा सकता है और ये इंश्योर किया जा सकता है कि आया जो टैक्स पेयर है उसने सही इन्फॉर्मेशन दी है अपने गोशवारे में या नहीं। Subsection 2 देखते हैं तो the board shall have power to share its data and obtain data from the database maintained by federal government or provincial government or any of its statutory body, law enforcement entity or utility companies, stock exchanges, state banks, financial institutions, the trade bodies and any other organizations। जितने भी organizations हैं जो यहाँ पे mentioned है इन सब के साथ FBR डेटा शेयरिंग कर सकता है। has the power to share its data and obtain data। अपना डेटा भी शेयर कर सकता है और उनसे डेटा मंगवा भी सकता है। स्पेशली बैंक्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे डेटा बहुत ज़्यादा FBR शेयरिंग FBR की रहती है। Subsection 3 है the board may advise any entity in respect of collecting tax related information as may be required by the federal board under arrangement between board and any such entity or person। Section 15 में आता है continuance and force। अब इसमें यही है कि जितने भी एक्शंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर शुरू हुए थे वो एफबीआर उनको कैरी फॉरवर्ड करेगा, वही एक्शंस कंटिन्यू होंगे। रूल्स रेगुलेशंस एसआरओस जितने भी थे वो सब सेक्शन 2 के अंडर 16 में वो है भी कि continue प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स एक्सेट्रा टू वेस्ट एंड बोर्ड जितने भी इसमें यही है सेक्शन all properties and before the commencement of this act were belonged or allocated to the Central Board of Revenue shall vest and become the property of the Federal Board of Revenue from the commencement of this act। जितने भी information और बाकी assets जितने भी FBR Central Board of Revenue CBR के पास थे वो इस section के अंदर FBR के पास आ गए। और जितने जो लोगो स्टेशनरी वगैरह थे shall continue to be utilized unless prescribed otherwise under the rules and in any case or as modified by the board। जितने भी लोगो और स्टेशनरी वगैरह जो पहले से CBR का था वो पहले एक दफ़ा उनको कंज्यूम करना ज़रूरी था, यानी कि उनको यूज़ करना चाहिए था। और जितने भी लाइबिलिटीज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थे अब वो लाइबिलिटीज़ अब FBR के लाइबिलिटीज़ बन गए हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी जितने थे वो भी सब सेक्शन 4 में कवर हो जाते हैं। अच्छा, सेक्शन 17 है कंटिन्यूंस ऑफ सर्विसेज ऑफ द एम्प्लॉयज एटसेट्रा ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सब सेक्शन 1 में जितने भी पुराने एम्प्लॉयज़ थे उन सबको रिटेन किया गया है। 18 में है रेफरेंस टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू subject to the provisions of this act, reference to Central Board of Revenue wherever occurring in any law or rules, regulations, order, statutory rules, or and orders or notifications, etc. For the time being enforced shall be read as reference to the Federal Board of Revenue। अब जहाँ पे भी CBR का जिक्र आया है अब उसको FBR रेफर किया गया है, यानी वो रेफरेंस FBR का ही अब होगा। Section 19 के अंडर Federal Board of Revenue may impose any fee or charges। The board may levy any fee or charge for making expenditure on the provision of enhanced facilities for the taxpayer or direct cost reimbursement of expenses and reasonable return on investment or profit where services are provided in the matters relating to or under any fiscal law under public-private partnership। Section 20 है कि act to override other laws। The provisions of section 4, 5, 11, 13, 16, 18 and 19 जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force and the rules made thereunder। जितने भी
पॉइंट्स 4, 5, 11 वगैरह में डिस्कस हुए हैं वो सारे ओवरराइड करेंगे कोई भी अगर रूल प्रेजेंट है भी। सेक्शन 21 में है पावर्स टू मेक रूल्स एंड सेक्शन 22 है पावर टू मेक रेगुलेशंस। जितने रूल्स होंगे जितने रेगुलेशंस होंगे एफबीआर वो बना सकेगा। सेक्शन 23 कहता है रिपेल एंड सेविंग्स। इसमें सबसेक्शन 1 है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज हियर बाय रिपेल्ड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो एक्ट था वो रिपेल हो गया यानी वो ख़त्म हो गया है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द रिपेल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट अंडर सबसेक्शन 1 हियर and after referred to as the said act shall not revive anything not in force or existing at the time of commencement of this act. Thank you for watching our video.